वी हैव अ मैथमेटिकल फंक्शन जिसके लिए एक ये स्टेटमेंट दी गई है बाय नन अदर देन गैब्रियल लिपमैन। ये गैब्रियल लिपमैन कौन है? एक फिजिसिस्ट इन्वेंटर है 19th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में शुरुआत में, मतलब 1880s और 1920s ऐसे टाइम पे उनकी इन्वेंशंस थी। तो ये जो थे इनको, ये काफ़ी फेमस हैं, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 1908 में, और वो था कलर फोटोग्राफी के लिए। मतलब पहले जो फोटोग्राफी होती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, इन्होंने कलर फोटोग्राफी का कंसेप्ट दिया था बाय इंटरफेरेंस एंड ऑल, है ना। तो आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में विकिपीडिया पे। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी एक मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में। वो मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है अभी देखेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट क्या है वो अभी देखते हैं। वो क्या है? स्टेटमेंट है कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट थिंक दैट इट इज अ मैथमेटिकल थ्योरम। मतलब जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, या हम हैं या फिजिसिस्ट हैं, जो भी हैं, हम तो सोचते हैं कि भाई ये मैथ्स की कोई थ्योरम है, मतलब कि मैथ्स वाले प्रूव करेंगे इसको, हैं मैथमेटिशियंस प्रूव करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थिंक इट टू बी अ मैथमेटिकल फंक्शन, मैथमेटिकल थ्योरम, व्हाइल मैथमेटिशियंस, मतलब कि वो मैथमेटिशियंस जिनको वो थ्योरम प्रूव करनी थी, वो कहते हैं मैथमेटिशियंस बिलीव इट टू बी एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। वो मैथमेटिशियंस कहते हैं भाई ये तो कोई एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ है। तो मतलब जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट है या फिजिसिस्ट है वो कहते हैं कि ये मैथ्स की कोई थ्योरम होगी जो मैथ्स वाले प्रूव करेंगे, लेकिन जो मैथ्स वाले बंदे हैं, मैथमेटिशियन है, वो कह रहे हैं ये तो कोई एक्सपेरिमेंट से आ रहा होगा, है ना। तो क्या चीज है ये, और ऐसा क्यों ये कह रहे हैं, और हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं? हम कौन है? हम है फिजिसिस्ट या एक्सपेरिमेंटलिस्ट, है ना। तो हम अगर एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, हम इसको एक मैथमेटिकल थ्योरम की तरह ही समझेंगे, है ना। तो अब कौन सी थ्योरम है ये, क्या है, कौन सा फंक्शन है ये, क्या है, इसको पढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके, हेलो माय पीपल, दिस इज मोहित, और आज हम पढ़ने वाले हैं गॉसियन फंक्शन के बारे में। ठीक है, गॉसियन फंक्शन जो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में जो इसका काम आने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के बाद अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए ऐसा समझो कि हमने वेव फंक्शन पढ़ा था, वेव फंक्शन की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होता है वो होता है ना। तो ऐसी ऐसी जो प्रॉपर्टीज थी वेव फंक्शन की, उसके अंदर ही एक वेव फंक्शन ऐसा होगा जो कि गॉसियन होगा। ठीक है, तो क्या इसकी फायदे होंगे क्वांटम मैकेनिक्स में लेने के, और क्यों क्वांटम मैकेनिक्स में गॉसियन फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे अलग से लेक्चर बन रहा है, वो हम अगले लेक्चर और उसके बाद आने वाली वीडियोस में देखेंगे। क्योंकि अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वेव पैकेट के बारे में, और वेव पैकेट जो है, जब आप वेव पैकेट समझोगे तभी आप असली क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया को स्टार्ट करोगे। ठीक है, ऐसा समझो कि अभी तक तो अपन ने बस प्रीलिम्स किया है, अभी मेंस आएगा, फिर लाइव आएगी, नहीं अभी तक प्रीलिम्स भी नहीं किया, अभी तक तो बस सोचा है हम तैयारी करेंगे। ठीक है, एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम प्रीलिम्स करेंगे जो अगले लेक्चर के बाद आने वाला है, उसके बाद मेंस और उसके बाद लाइव। ठीक है, तो जिन्होंने एस्पिरेंट्स देखा है वो समझ गए होंगे जोक को, जोक नहीं मतलब जो भी है ना। तो चलो हम पढ़ने वाले हैं गॉसियन फंक्शन। अच्छा, एक और बात कि असल में हमको पढ़नी है अभी बस गॉसियन फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो कोई ऐसा फंक्शन है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है, अभी के लिए बस इतना समझो। लेकिन वही फंक्शन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वगैरह वगैरह, और गॉसियन फंक्शन का थोड़ा थोड़ा इंट्रो मैंने लेक्चर्स के बीच में दे रखा है, तो उसी को क्लब करके ये पहला सेगमेंट होगा। उसके बाद हम उसके इंटीग्रेशन पर भी आ जाएंगे, सीधा फॉर्मूला पढ़ेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। हमको कोई डेरिवेशन नहीं पढ़नी, एटसेट्रा एटसेट्रा कुछ नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमने पहले बोला था ना कि भाई अपन एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं, अपन फिजिसिस्ट हैं, तो हम उसको मैथमेटिकल थ्योरम की तरह ही मानेंगे अभी। चलो तो करते हैं गॉसियन फंक्शन के बारे में, पढ़ते हैं गॉसियन फंक्शन के बारे में। तो जो देखो गॉसियन फंक्शन कहते हैं इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जो कि है बेल्स कर्व। ये बेल्स कर्व, और ऐसा क्यों है ये भी समझ लो। क्योंकि देखो ये गॉसियन वेव फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, अब ये जब जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, हमने रियल लाइफ में
बहुत सारी चीजें करके देखी, ये सारी चीजें करके देखी जो कि अभी डिस्कस करूंगा, बहुत सारी चीजें करके देखी, मगर हर केस में, ज्यादातर हर केस में कुछ ऐसा सा ही फंक्शन फाइनली निकल के आता है। ये एग्जैक्टली ऐसा होगा मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसा ही फंक्शन या फिर कुछ ऐसा ही नेचर निकल करके आता है। तो इसलिए इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि भाई लाइफ में जितने भी तुम नॉर्मल काम करोगे ना, उन सब में कुछ ना कुछ तुमको ऐसा सा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। दूसरा, इसको बेल्स कर्व भी कहते हैं। बेल क्यों कहते हैं भाई? इसको उल्टा करो, फिर क्या बन रहा है? घंटा टाइप बन रहा है ना, ऐसे बजा दो ठन टन टन टन, है। तो ये जो घंटा टाइप बन रहा है, तो क्योंकि घंटा टाइप बन रहा है तो इसलिए इसको बेल्स कर्व भी कहा जाता है। ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया कि इसको ये गॉसियन फंक्शन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, बेल्स कर्व भी कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी मेन बेसिक डेफिनेशन, और वो है व्हेनेवर अ सेट ऑफ मेजरमेंट इज डन ऑन अ वेरिएबल x, तो हमारे पास कोई वेरिएबल है, उस पर हमने मेजरमेंट करी बहुत बार बहुत बार बहुत बार, वेयर द एक्सपेरिमेंटल एरर्स आर रैंडम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके अंदर x जो वेरिएबल है आपका, उसके अंदर जो एरर होने चाहिए ना, वो रैंडम होने चाहिए। ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्टिवली अपने बंदे चूज करो या जिन चीजों का ग्राफ निकालना उनको सेपरेट आउट करो पहले फिर निकालो, नहीं। ठीक है। रैंडमली अगर आपने चूज किया और उस वेरिएबल x का ग्राफ बनाया, तो यूजुअली ज्यादातर केस में वो कुछ गॉसियन कर्व जैसा ही बनता है या गॉसियन फंक्शन जैसा ही बनता है। रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि मेरे पास बहुत एक क्लास में बच्चे हैं, 1000 2000 5000 10,000 जो भी है ना। तो ये जो 10,000 बच्चे हैं, इन सब की मैंने हाइट देखी और उन सब की हाइट के हिसाब से उनका कर्व बना लिया। मतलब कि इसकी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, ऐसे करते करते मैंने कर्व बना लिया। जब मैं कर्व बना लूंगा, या फिर मैंने उनके वेट का कर्व बना लिया, या फिर किसी ऐसी चीज का कर्व बना लिया, मतलब कि हम फिजिकल एजुकेशन टाइप की बात कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिक्स में बोला था ना, स्टैटिस्टिक्स फिजिकल एजुकेशन में भी यूज होती है, इसमें भी होती है। तो अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमने हाइट देखी, वेट देखी, एक्सेट्रा कुछ भी देखा और सबको रैंडमली देखा, तो हमारा जो कर्व बनता है वो अगेन कुछ ऐसा सा ही बनता है। अब ये जो कर्व ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हाइट सबसे ज्यादा है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये है कि यहाँ नंबर ऑफ बच्चे सबसे ज्यादा हैं, यहाँ नंबर ऑफ बच्चे सबसे ज्यादा है, और ये जो यहां पर जो हाइट होगी आपकी, वो होगी मीन हाइट। क्या होगी? मीन हाइट। यहां पर मीन हाइट, आई होप ये दिख रहा है ना? हाँ, मीन हाइट। ठीक है। तो यहां पर मीन हाइट होगी, और मीन हाइट जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों की रहेगी, ऑलमोस्ट, है ना। जब हम कर्व बनाएंगे, सब निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों की मीन हाइट से थोड़ी डेविएटेड होगी, डेविएटेड में ज्यादा भी हो सकती है मीन से, और डेविएटेड में मीन से कम भी हो सकती है। मतलब मान लो मैंने 10 बच्चे लिए, 10 बच्चों की सबकी हाइट कंपेयर करी, और एवरेज हाइट आ गई 5 फुट 8 इंच। तो ये जो 5 फुट 8 इंच है, ये जो है यह मीन हाइट है। ठीक है। ये मीन हाइट से ज्यादा भी होगी, कईयों की 5'9" होगी, कईयों की 5'7" भी होगी। तो ये जो 5'9" वाले, 5'7" वाले, फिर आगे 5'10" वाले, 5'6" वाले, ऐसे करते करते मैंने कर्व बनाया, तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा ही बनेगा, तो जैसे इसको देखो, ठीक है, क्योंकि अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा तो जरूरी है नहीं, तो आपने ऐसे हिस्टोग्राम्स बना दिए। हिस्टोग्राम्स बना दिए मतलब कि जो मीन हाइट वाली है, मीन हाइट वाले हैं वो उनका नंबर इतना है, मीन हाइट से कम वाले हैं उनका नंबर इतना है, उससे कम वाले इतना है। तो देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये इस पॉइंट पे इससे आउट ऑफ बैलेंस हो गया। मतलब कि यहां तक आना चाहिए था ना, नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कर्वेचर, कहीं ना कहीं उसके सारे पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो कुछ वैसा ही बन रहा है ना। तो इसलिए इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ओके, चलो, तो हमने हाइट कर ली, वेट कर लिया, जो करना कर लिया। ऐसे बच्चों का आईक्यू देखो, सारे बच्चों, वही जो 1000 बच्चे थे उन सबका आप आईक्यू नाप लो, है ना। उन आईक्यू सबका देखो 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 देखो, तो अगेन आप कर्व बनाओगे कुछ ऐसे ही आ जाएगा। एवरेज कुछ आ जाएगा 110, 112, 115, और बाकियों का कईयों का कुछ ज्यादा होगा, 120 होगा, कईयों का कम होगा, है ना। तो ऐसे रियल लाइफ में ये सब हम देख सकते हैं, है ना। साइंस में
साइंस में SCIENCE, साइंस भी हमारी है तो रियल लाइफ की बात है ना। तो साइंस में अगर हम देखें तो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर पढ़ा था आपने, है ना, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें भी कुछ ऐसा ही कर्व बन रहा था, अगर आपको याद हो, कुछ ऐसा ही कर्व बन रहा था। टेम्परेचर बढ़ाते थे वो आगे शिफ्ट हो जाता था। या फिर इवेपोरेशन कर्व भी कुछ ऐसा ही होता है। इवेपोरेशन कर्व में क्या होता है, अगर बहुत सारा पानी है ना, बहुत सारा पानी है, अब पानी अगर आप देखो तो सूरज की किरणें आ रही हैं और कुछ ना कुछ इवेपोरेशन हो रहा है। ऑल्दो हमारा जो टेम्परेचर है वो हमने 100 डिग्री सेल्सियस नहीं किया, फिर भी पानी इवेपोरेट हो जाता है या पानी वेपर में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है यार, बॉइलिंग पॉइंट तो आया नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, जिनके पास वही एनर्जी ज्यादा है वो उड़ जाएंगे, बाकी सब यहीं रह जाएंगे, है ना। तो वो पार्टिकल कौन सी हुए, ये वाले, क्योंकि उन पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो कम है, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हुए लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा हुई। यहां पर होंगे वो पार्टिकल्स जिनकी ऑलमोस्ट एनर्जी वही नॉर्मल है, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा नंबर में होंगे, सबसे ज्यादा, ठीक है। ऐसे ही जब हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, तो दो बैंड है हमारे, ऊपर कंडक्शन बैंड है, नीचे वैलेंस बैंड है। तो यहाँ जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, या वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को लेकर ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, है ना। सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी ऑल्दो एक एनर्जी गैप होता है लेकिन वो एनर्जी गैप को तोड़ डालेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आसपास से एनर्जी ले ली, ठीक है। अगेन वो पार्टिकल हो गए ये वाले, ठीक है। तो यहां तक हमको बात समझ में आई कि जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ के अंदर ये गॉसियन फंक्शन बहुत ज्यादा काम करता है। तो रियल लाइफ में तो समझ लिया, क्वांटम मैकेनिक्स में भी समझना है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला क्वांटम मैकेनिक्स में हम समझेंगे अगली क्लास के बाद, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लो। और वो है कि जब हम क्या नाम है, गॉसियन फंक्शन को पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, तो हमारा गॉसियन फंक्शन एक वेव फंक्शन होगा, अभी के लिए एक वेव फंक्शन होगा, और उस वेव फंक्शन में, उस वेव पैकेट के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी ना वो मिनिमम होगी। क्या मतलब, जैसे थोड़ा बहुत तो यार बेसिक आता ही है अनसर्टेनिटी का अपने को, है ना। तो आपने पढ़ा हुआ है, इसको ये इक्वेशन अभी समझाता हूं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया है कि जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 या एच ओवर 4 पाई, जो भी कह लो, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये जो है ये अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है। ये जो अनसर्टेनिटी है आपकी, ये जो अनसर्टेनिटी है ये हमेशा एच कट बाय 2 से ज्यादा होती है ना, लेकिन हमारा जो गॉसियन फंक्शन है उसके केस में ये जो अनसर्टेनिटी है ये बराबर हो जाएगी इसके, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी। और वो क्यों होगा, क्या होगा, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर गॉसियन वेव फंक्शन को अगर देखेंगे तो उसके लिए अनसर्टेनिटी जो होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है, पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी मिनिमम होगी। यही काम कर रहा है हमारा गॉसियन वेव फंक्शन। अच्छा, गॉसियन वेव फंक्शन की जनरल फॉर्म कुछ ऐसी सी होती है, और ये है 1 बाय सिग्मा इंटू रूट 2 पाई। ये जो सिग्मा है ना, ये जो सिग्मा है, ठीक है, ये दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये है हमारा अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, अब पता होना चाहिए, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो 1 बाय सिग्मा ओवर रूट 2 पाई ई पार माइनस एक्स माइनस मॉड ऑफ, मतलब एक्स माइनस एवरेज ऑफ एक्स या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, तो एवरेज ऑफ एक्स या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये होती है हमारी गॉसियन फंक्शन की नॉर्मल जनरल फॉर्म, ठीक है। इसी से एक शॉर्टकट भी बनता है जब हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन निकालनी होती है, जो कि अगेन आगे लेक्चर्स में आएगा, बट फिर भी तो चलो ये अगर हमको समझ में आ गया तो
इस वेव फंक्शन में क्या हो रहा है, देखो e पर माइनस समथिंग बाय कुछ कांस्टेंट आ रहा है। अब ये जो समथिंग है ना, ये है यहाँ पे मैंने एवरेज ऑफ x ले रखा है, तो मतलब कि अगर मेरा एवरेज ऑफ x जीरो हो गया, अगर मेरा एवरेज ऑफ x जीरो हो गया तो ये हो जाएगा e पर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब कि x इक्वल्स टू जीरो पर यहां मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर मेरा ये एवरेज ऑफ x जीरो हो गया तो x इक्वल्स टू जीरो पर मैक्सिमम होगा। ये x इक्वल्स टू वन भी हो सकता है, अगर ये x इक्वल्स टू वन हो गया तो ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ वन से, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, x इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो चलो जी अब समझते हैं इंटीग्रेशन कैसे करना है हमको गॉसियन फंक्शन का। तो गॉसियन फंक्शन का जब इंटीग्रेशन आप करने लगोगे तो पहली बात तो ये भाई साहब, अभी तक जितने मेथड पढ़े हैं किसी से ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है। हमको लगता है कि यार ये तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल आप इजीएस्ट से इजीएस्ट गॉसियन फंक्शन ले लो, सबसे आसान जो होगा, सबसे सिंपलेस्ट जो होगा वो यही तो होगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, कुछ ऐसे ही तो होगा ना, इसको इंटीग्रेट करना। जब इसको भी आप इंटीग्रेट करने लगोगे, लेट से देखने में ऐसा लग रहा है कि हम बाय पार्ट से कर सकते हैं, तो यहाँ वन इंटू ये इसको इंटीग्रेट करोगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ोगे तो थोड़ी देर में आप थक जाओगे और नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने मेथड पढ़े हैं उनमें से किसी से भी नहीं होगा, तो क्या हम इस वीडियो में उसका पूरा प्रूफ करेंगे? नहीं, ठीक है, हम सीधा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। अगर आपको प्रूफ जानना है तो आप जा सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लिखना प्रूफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन, वो हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब आप निकालोगे इंटीग्रेशन का, मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आता है कि e पे पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो रूट अंडर पाई ओवर एल्फा आता है। तो इसका क्या मतलब है, एक बार को अल्फा इक्वल्स टू वन लेके देखते हैं। अगर मैंने अल्फा इक्वल्स टू वन लिया, अल्फा इक्वल्स टू से वन लिया, तो मैं कहूंगा e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अल्फा की जगह वन रख दिया, तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये चीज रूट अंडर पाई ओवर रूट अंडर वन, तो मतलब कि वन। तो ये कुछ ऐसा वैल्यू देगी हमको, ठीक है। तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन रूट अंडर पाई आएगा। और ऐसा क्यों आ रहा है, इसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे सकता हूं मैं, बट पूरा प्रूफ नहीं करके दिखाऊंगा। तो असल में जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे करते हैं कि सच दैट हम ना ये e पावर माइनस एक्स स्क्वायर का क्योंकि नहीं पता, तो हम इसको एक और फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, e पावर माइनस से z स्क्वायर या y स्क्वायर, कुछ भी ऐसा फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सच दैट ये पूरा i स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और जब ये i स्क्वायर बनता है तो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वगैरह हो जाता है, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। उसको जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में करोगे आप, पूरा पोलर कोऑर्डिनेट में जाकर इंटीग्रेट करोगे, तो पोलर कोऑर्डिनेट तो वही होता है ना, सर्कल वाली चीज ही तो होती है, तो ये पूरा सर्कल टाइप में बदल जाएगा सच दैट उसका जब इंटीग्रेशन करा जाएगा तो पाई आ जाएगा, ठीक है। उस सर्कल का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो पाई आ जाएगा, और जब उसका पाई आ जाएगा तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी पाई हो जाएगी और आपकी आई की वैल्यू रूट अंडर पाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको पूरा प्रूफ देखना हो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक। चलो, तो ऐसा कुछ होगा और हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया तो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन होता है रूट पाई। लेकिन अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कुछ माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर हो तो रूट पाई के अंदर एक रूट एल्फा भी आ जाता है, ठीक है। जल्दी से उतार लो, अगला लिखते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलो, तो उसके बाद एक प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छी, जो कि हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। वो है कि अगर आपने एक गॉसियन फंक्शन को, ये आपका गॉसियन फंक्शन है e पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर, इस गॉसियन फंक्शन को आपने एक एल्जेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, इस गॉसियन फंक्शन को एक एल्जेब्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है वेव फंक्शंस वाली, जिसके अंदर मैंने सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन और उसके क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है। तो जब आप e पावर माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर को x की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे
तो अब दो तरह से कहानी बन सकती है। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, एक चीज मैं बताना भूल गया। मान लो e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं। व्हाट डज दैट मीन? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कर रहा हूं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो आपका गॉसियन फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन हम जानते हैं कुछ इस प्रकार का दिखेगा, है ना, कुछ इस प्रकार, अरे यार, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, है ना। तो इस जो गॉसियन फंक्शन है इसके अंडर का जब आप एरिया निकालोगे, यही तो मतलब है इंटीग्रेशन का, तो जब आप इसके अंडर का एरिया निकालोगे ये पूरा वो असल में हमारा ये दे रहा है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो यहां से वहां तक इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है वो है इसका मतलब, और वो आता है रूट अंडर पाई। और रूट अंडर पाई क्यों आ रहा है? अभी मैंने बताया कि एक से तो ये हो नहीं पाएगा, तो आई स्क्वायर कर देते हैं, फिर आई स्क्वायर का आंसर पाई आता है क्योंकि वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। पोलर कोऑर्डिनेट्स में आंसर पाई आ सकता है, पाई के टर्म्स में आ सकता है। फिर पोलर कोऑर्डिनेट्स से फिर आई स्क्वायर की वो वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू पाई, रूट पाई आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी हमको इंटीग्रेशन करना है, एक तरह से हमको थोड़ी बहुत फीलिंग होनी चाहिए कि उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, और जैसा उसका ग्राफ बन रहा है उसके नीचे का पूरा एरिया निकाल दो। जब एरिया निकाल दोगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। ओके, मस्त एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हटा देते हैं। चलो, तो अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई तो देखो, जब भी मेरे पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन से, अब ये एल्जेब्रिक फंक्शन मैंने x की पावर n लिखा है, ये जरूरी नहीं है x की पावर n हो, कुछ भी हो सकता है। लेट्स से x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस पूरे को मैंने e पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया dx, और फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो कर सकते हो ना, इसको यहां ले आना, इसको यहां भी तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और तीनों जगह ही ये वाली प्रॉपर्टीज लग जाएंगी और सॉल्व हो जाएगा। आएंगे अभी क्वेश्चंस पर भी, ठीक है। तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन को गॉसियन फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। जब हम गॉसियन फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम एक चीज को देखेंगे ध्यान से, और वो चीज है कि ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है ये इवन है या ऑड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो गॉसियन फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन पक्का आपका इवन फंक्शन है, आपको दिख रहा है, ये रहा, है ना, जैसा इधर वैसा इधर, है ना। या फिर x को कुछ नेगेटिव में डाल लो चाहे पॉजिटिव में डाल लो, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू वही आएगी। तो अब नाउ सिंस वी नो कि हमारा गॉसियन फंक्शन तो पक्का इवन फंक्शन है, तो जब हम इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इवन ही आता है ना, ये हमको पता है। और ऐसे ही जब हम इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर ऑड आ जाता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, है ना, बेसिक मैथ्स की बात है। दूसरी बात, एक और बात हमको पता होनी चाहिए कि अगर मैं इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं, इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूं माइनस ए से ए तक, तो उसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 0 to a ऑफ दैट फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। समझ रहे हो बात को पक्का? तो जो भी हमारा फंक्शन होगा उसका अगर माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसको ट्वाइस ऑफ 0 to a इंटीग्रेशन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस ए टू ए ही ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, किसी भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो आंसर आता है 0, वो आता है 0। क्यों? एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई इवन फंक्शन ले लिया, लेट्स से ये देखो, ये इवन फंक्शन है। इवन कैसे पता लगा? क्योंकि जैसा ये इधर है वैसा ये इधर है। अगर मुझे माइनस ए टू ए इंटीग्रेट करना है, मतलब कि मुझे इसके अंडर का एरिया निकालना है, तो इट्स इक्विवेलेंट टू सेइंग कि मैं इसका एरिया निकालकर डबल कर दूं, है ना। तो हमने यही किया है इवन फंक्शन में, इवन फंक्शन का एरिया निकाल दिया 0 to a और डबल कर दिया। लेकिन अगर यही मेरा फंक्शन ऑड हो जाता है, से कुछ ऐसा हो जाता है, ये ठीक है, ये और ये, तो अब मुझे इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो जब मैं ये एरियाज निकालूंगा और एड अप करूंगा तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑड फंक्शन के नीचे का एरिया 0 आता है, लेकिन इवन फंक्शन का 0 नहीं आता, ठीक। तो अगर ये बात समझ में आ गई,
इसीलिए इसी वजह से हम निकाल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो अलजेब्रिक फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो अगर तो वो हमारा फंक्शन हो गया ऑड, अगर तो फंक्शन हो गया ऑड, अगर वो ऑड है तो हमको पता है हमारा गॉसियन फंक्शन तो इवन है, इवन इनटू ऑड हमारा ऑड फंक्शन देता है। तो मतलब कि हमारा जो ये फाइनल फंक्शन होगा, ये जो फाइनल फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन इवन था, ये फंक्शन ऑड था, ये इवन ये ऑड, दोनों का मिला के फाइनल फंक्शन हमारा बना ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का माइनस ए टू ए, या फिर यहां पर है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, कहीं से माइनस वाले से प्लस वाले तक इंटीग्रेट करो तो आता है जीरो, है ना। माइनस ए टू ए ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इस पूरे फंक्शन का आंसर आ जाएगा जीरो। तो अगर तो हमारा ऑड फंक्शन है अलजेब्रिक में और हमको इंटीग्रेशन करना है तो मस्त आंसर आ जाएगा जीरो। लेकिन अगर हमारा इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, लेट्स से एक्स स्क्वायर है और माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अगेन हमको इंटीग्रेशन करना है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये, ठीक है। ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, ये है गामा n+1/2 अपॉन अल्फा की बार n+1/2। अब ये भैया गामा क्या होता है ये तो पता ही नहीं, मैथ्स की याद नहीं है ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे उस पर भी, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको मिटा दिया जाएगा। चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो अभी तो देखो मैंने बताया कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कैसे होगी। कभी जीरो टू इनफाइनाइट भी आ सकता है हमारे पास, जीरो टू इनफाइनाइट हमें गॉसियन फंक्शन नहीं, हमें पूरा का पूरा एक फंक्शन दे रखा हो x की पावर n e पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx, ऐसा कुछ दे रखा हो सकता है। अगर ये पूरा दे रखा होगा तो देखो अगेन, देखो अब चाहे ये फंक्शन इवन हो चाहे ये फंक्शन ऑड हो, आंसर जीरो तो कभी नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि यार हमने अभी अभी देखा ना कि अगर ये मान लो मेरा इवन फंक्शन है और ये मान लो मेरा ऑड फंक्शन है, ऐसे ही कुछ होता है, ये इवन हो गया ये ऑड हो गया। अगर ये इवन फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन मैं जीरो टू यहां तक, जीरो टू ए तक करूं तो ये आएगा, लेकिन ऑड करूं जीरो टू ये यहां तक करूं तो भी यही तो आएगा। अगर मैंने जीरो से ही आगे बढ़ाया है तो आंसर तो इतना ही आएगा, चाहे वो हमारा क्या नाम है इवन हो चाहे ऑड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मतलब कि अगर ये x की पावर n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, डजंट मैटर, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जस्ट इसका आधा, n+1/2 का गामा n+1/2 बाय अल्फा की पावर n+1/2 और अपॉन में 2, ये अपॉन में 2 ये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है और वो है x की पावर n e पावर माइनस अल्फा x, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा था वो था कोई अलजेब्रिक फंक्शन था, साथ में था हमारा कौन सा गॉसियन फंक्शन, तो वो था माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर था ना। अब अल्फा एक्स स्क्वायर ना होके अल्फा एक्स है केवल, ठीक है, अल्फा एक्स है और इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप बोलोगे भाई ये तो गॉसियन फंक्शन है नहीं, हम तो गॉसियन फंक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, ये गॉसियन फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है क्योंकि ये भी काफी काम आएगा। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन सिर्फ जीरो टू इंफिनिटी वाला है, इसका इंटीग्रेशन हमारा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी वाला नहीं है, दोनों को फिर अलग अलग करके करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो फंक्शन है ना आपका, ये जो फंक्शन है ये इस बार ना ही इवन है ना ही ऑड है। आपको पता है e पावर माइनस एक्स कुछ ऐसा आता है ना, है ना, e पावर माइनस एक्स कुछ ऐसा आता है, ऐसा आता है। और ये जो ये है ये तो ना ही इवन है ना ही ऑड है। तो जब ना इवन है ना ही ऑड है तो मतलब हम वो चीज नहीं कर सकते कि जीरो टू इन्फिनिटी में ये होगा तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में ये होगा, वो चीज अब नहीं की जा सकती। तो ये इसका जीरो टू इन्फिनिटी का जब आप निकालोगे क्या नाम है इंटीग्रेशन, तो वो आएगा गामा n+1 बाय n+1। मतलब यहाँ जो वैल्यू थी n, यहाँ जो वैल्यू थी n, उसी का गामा ले लिया, लेकिन n+1 मतलब कि एक वैल्यू बढ़ा दी अपॉन अल्फा, ये जो वैल्यू थी यहाँ पे e की पावर में, उसकी पावर में लिख दिया अगेन n+1, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी एक डाउट ये है कि ये गामा क्या है और गामा कैसे निकलेगा, वो भी अभी समझ लेते हैं, ठीक। तो गामा को हमें निकालना है
देखो अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे गामा 3 की वैल्यू बताओ, ठीक है, गामा 3 की, तो गामा 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 माइनस 1, क्या हो गया 2, तो 2 का फैक्टोरियल ये, ठीक है। अगर मैं कहता हूं गामा 7 की वैल्यू बताओ तो 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, और गामा 3 की वैल्यू बताओ तो 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। अच्छा ये तो बता दिया। गामा 4 की वैल्यू बताओ, गामा 4 की वैल्यू होगी 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 6, ठीक है। मगर हमेशा सिर्फ ऐसे आए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी अपने पास ऐसा भी आ जाएगा गामा हाफ, तो गामा हाफ की हमें अगेन वैल्यू याद रखनी है और वो है रूट अंडर पाई, ठीक है, रूट अंडर पाई, गामा हाफ की वैल्यू रूट अंडर पाई। अगर मैं कहता हूं गामा 3/2 निकालो तो ये कैसे निकालना है ये ध्यान से समझना। 3/2, अच्छा जैसे इसमें हम क्या कर रहे थे, 3 था, 3 का अगला कौन था, 3 से एक कम कौन था 2, ऐसे ही 7 था, 7 से एक कम कौन था 6, तो गामा 7 हो गया था 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल ऐसे ही इसमें करना है। गामा 3/2 का मतलब है 3/2 से एक कम कौन होगा 1/2, ठीक है, तो यहां लिखो 1/2 और फिर गामा हाफ, और फिर गामा हाफ, तो ये हो गया 1/2 रूट अंडर पाई, ठीक है। ये बात पक्की है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो मैं पूछता हूं गामा 7/2 बताओ, ठीक है, गामा 7/2, तो ये होगा हमारा 7/2 से एक कम 5/2, 5/2 से एक कम 3/2, 3/2 से एक कम 1/2, है ना, एक एक कम करता जा रहा हूं, 7.5 मतलब 7/2 मतलब 3.5 में से एक घटाया 2.5, 2.5 में से एक घटाया 1.5, 1.5 में से एक घटाया 1 इंटू अब गामा ऑफ हाफ, गामा ऑफ हाफ होता है रूट पाई, तो रूट पाई लिख दिया, ठीक है। ये बात क्लियर है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया है तो हमारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। तो अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला, और वो है ये e पावर माइनस ax² प्लस bx dx। अब इसमें ध्यान से देखो, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है, ये असल में गॉसियन फंक्शन है, साथ में एक और फंक्शन है, तो ध्यान से देखें, अगर ये e पावर माइनस ax² प्लस bx है ना, तो इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं e पावर माइनस ax² इंटू e पावर bx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यही तो करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, ये गॉसियन फंक्शन है और ये तो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, और फाइनली जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा ये, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा अगर आप देखो तो यह है रूट पाई ओवर ए, रूट पाई ओवर ए, रूट पाई ओवर ए अगेन बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे कि गॉसियन फंक्शन में आता है, गॉसियन फंक्शन यही तो होता है, e पावर माइनस ax² का रूट पाई ओवर ए, साथ में e की पावर b² ओवर 4a, ठीक है। इसको वैसे याद रख सकते हो जैसे हमारा नॉर्मल में आता था ना, b² माइनस 4ac/2a, जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला होता था, कुछ वैसे ही b²/4a, है ना, तो ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूं। तो एक बार जल्दी से ये उतार लो और हम तीनों फॉर्मूलाज लिख लेते हैं जो हमने पढ़े हैं, क्यों, क्योंकि उसके बाद ही हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो तीसरा फॉर्मूला तो यही हो गया, लिखा हुआ है ना, तीसरा फॉर्मूला तो ये रहा। पहला था हमारा, जब कोई एल्जेब्रिक फंक्शन x की पावर n हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, एक्सपोनेंशियल कह रहा हूं सॉरी, ये गॉसियन फंक्शन से जब मल्टीप्लाइड होता था, ये इसके केस में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होता था, तो अगर मैं ऑड का लिखूंगा तो 0 हो जाएगा, ऑड के लिए तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो इवन के लिए 0 नहीं होगा, और वो क्या होगा, वो होगा गामा n+1/2, n+1/2 किस में आएगा, गॉसियन वाले में आएगा, ठीक है। यहाँ 2 है ना, जहां गॉसियन है x² है, वहां n+1/2 आएगा, तो n+1/2 बाय जो e की पे पावर कांस्टेंट का है a है, तो a की पावर n+1/2, ठीक है। ओके, मस्त एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दूसरा जो फॉर्मूला था
वो था x की पावर n e की पावर माइनस ax, e की पावर माइनस ax। अब यहां पर गॉसियन फंक्शन नहीं है, यहां पर कौन सा फंक्शन है, यहां पर नॉर्मल सा, क्या कहते हैं, नॉर्मल सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसमें कोई इवन ऑड का चक्कर नहीं है, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो जैसा ये था बिल्कुल वैसा ही है, जरा सा चेंज। यहां पर n+1/2 आया था, कब आया था, जब यहाँ x का स्क्वायर था। यहां केवल n+1 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां x का स्क्वायर नहीं है, अपॉन a की पावर n+1। बस ये कर दिया हमने, ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इसी में अगर हमसे अभी -∞ to इन्फिनिटी है, अगर हमारे पास 0 to इनफाइनाइट होता, 0 to इनफाइनाइट x की पावर n e पावर माइनस ax² dx ये होता, तो उसमें कोई इवन ऑड का चक्कर नहीं होता, बिल्कुल जो ये आंसर है वैसा ही आंसर रहता, n+1/2 बाय a की पावर n+1/2, साथ में एक डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, ठीक है। इन चारों फॉर्मूलाज को एक जगह पर आप लिख लो जल्दी से, ठीक है। ओके, हमने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, तो अब हमारे पास सारी रेसिपी तैयार हो गई है। अब हम करने वाले हैं, बनाने वाले हैं मस्त खाना, ठीक है। रेसिपी सारी तैयार है, खाना बनाएंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं पहला, मतलब कि पहली डिश लेते हैं। नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वेव फंक्शन। हमारे पास एक वेव फंक्शन दे रखा है और उसने बोला है ये उसकी नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। अगर ध्यान से देखोगे तो इस वेव फंक्शन के अंदर एक चीज नहीं दे रखी, एक चीज क्या, दो तीन चीजें नहीं दे रखी, ना ही n दे रखा है, ना ही a दे रखा है, ना ही k0 दे रखा है, ये सब कुछ नहीं दे रखा। लेकिन उसने पूछा है फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालो, मतलब कि ये n की वैल्यू निकालनी है। और अगर उसने बोला है ये n की वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब है हम a की और k0 की टर्म्स में आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एमसीक्यू भी आएगा तो क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए होंगे जो कि a और k0 की टर्म्स में हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हमको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आई वुड सजेस्ट देख लो। चलो, अगर देखा है या फिर आपको आता है तो कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। हम क्या करते हैं, बोन्स की कंडीशन लगाते हैं, जो कि होती है मॉड साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ to इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मॉड साई का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन -∞ to इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1, ये 1 डायमेंशन में बोन्स कंडीशन है। इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, साई स्टार इनटू साई dx फ्रॉम -∞ to इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1। तो चलो करके देखते हैं। जब मैं नॉर्मलाइजेशन वाले क्वेश्चंस करा रहा था तो उसमें ये आयोटा वाले का फाइनली सीन खत्म हो जाता है, ये मैंने बताया था, लेकिन फिर भी इसमें दोबारा कर लेते हैं हम, ठीक है। मॉड साई का स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 है ना, का इंटीग्रेशन। तो मॉड साई का स्क्वायर मतलब कि साई स्टार साई, और साई स्टार साई निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो साई चाहिए और दूसरा साई स्टार चाहिए। साई तो दे रखा है, वेव फंक्शन दे रखा है, वेव फंक्शन का कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है कॉन्जुगेट निकालना। बस ये जो चीज थी वैसी की वैसी लिख दो, n e पर -x²/2a², सब वैसे का वैसे लिख दो, बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ प्लस आयोटा था, यहाँ आ गया माइनस आयोटा k0x, ठीक है। हमको क्या निकालना है, अगेन मॉड साई का स्क्वायर, जो कि होगा साई स्टार इनटू साई, ठीक है। साई स्टार ये रहा, साई क्या है, साई है हमारा ये पूरा चीज, तो n e पर -x²/2a² प्लस आयोटा k0x, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई बात। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, साई स्टार को साई से मल्टीप्लाई किया, देखो ये चीज यहाँ पे है ये और यहाँ पे है ये, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, ठीक है। यहाँ माइनस में है, फाइनली प्लस में है, दोनों कट जाएंगे, क्यों, अच्छा मल्टीप्लाई करना है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया n², यहाँ भी e की पावर में कुछ है, यहाँ भी e की पावर में कुछ है, तो दोनों के दोनों ऐड हो गए, तो क्या हो गया, e की पावर -x²/2a², ये
माइनस आयोटा के नॉट एक्स, तो मतलब कि इसकी पूरी पावर लिख दी, और सिमिलरली इसकी पूरी पावर लिख देते हैं, तो लिख दी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a² प्लस आयोटा के नॉट एक्स। ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा है माइनस आयोटा के नॉट एक्स प्लस आयोटा के नॉट एक्स तो मर गए, और ये क्या है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a² माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a², तो कितना हो गया माइनस 2x स्क्वायर बाई 2a²। ठीक, तो जो हमारा फाइनली x स्टार साई आ रहा है वो हो गया n स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2a², क्योंकि दो बार है तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, बस ये बच गया, साई हो गया n स्क्वायर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a²। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना कितना आसान है, इसी चीज को मैं यूज कर लूंगा। हमको पता है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होगी, एक मिनट मिटा लेता हूं। ठीक है, ये चीज मैं लिखूंगा, साई हमारा आ रहा था n स्क्वायर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a²। ठीक है, हमको नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पता है कि भाई इसी चीज को इंटीग्रेट करना है आपको, तो अब मतलब कि इस चीज को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, n स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² dx का इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन, अब ये इस चीज का इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ये क्या है, ये गॉसियन फंक्शन है, ये तो बड़ा आसान वाला गॉसियन फंक्शन है ना, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ n स्क्वायर है, n स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा एक सीन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। क्यों, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन का हमेशा इंटीग्रेशन 1 के बराबर आता है ना। तो अच्छा इसको अब सॉल्व करना है, n स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्या चीज, ये पूरी e पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² dx का इंटीग्रेशन करना है, और ये चीज 1 के बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो चलो जी करके देखते हैं, है ना। करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था कि e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट क्या होता है, वो होता है रूट अंडर पाई बाय अल्फा। बिल्कुल वही चीज नहीं दिख रही है आपको यहाँ, ये क्या है, n स्क्वायर है e पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई a² dx का इंटीग्रेशन। कोई एल्जेब्रिक चीज तो है ही नहीं साथ में, अगर कोई एल्जेब्रिक चीज है ही नहीं, केवल यही है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, यहाँ अल्फा है, यहाँ 1/a² है, इसका मतलब जो हमारा अल्फा है इस केस में वो 1/a² के बराबर हो गया ना, है ना, पक्का। तो इस चीज का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा n स्क्वायर, इस चीज का इंटीग्रेशन करूंगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, तो वो आता है रूट अंडर पाई बाय अल्फा, और अल्फा खुद है 1/a², ये है ना, इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा 1 के बराबर होना चाहिए। यहां से n की वैल्यू निकालनी है, कौन सी बड़ी बात है, तो n स्क्वायर बराबर हो गया रूट पाई बाय, ये जो a स्क्वायर है ये भी ऊपर आ गया, तो रूट अंडर a² इक्वल्स टू 1। ठीक, तो यहां से हमारे पास n स्क्वायर बराबर आ गया 1/√पाई, और रूट के अंदर a स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, केवल और केवल a बच गया, तो n बराबर आ गया 1/, यहां पाई का रूट था, तो अब कह सकता हूं पाई की पावर 1/4 हो जाएगी, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटाया, इन दोनों पे रूट आ जाएगा, और a अकेला था तो a का अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया था, इस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए फ्री पार्टिकल का जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, अच्छा फ्री पार्टिकल का मतलब है कि भाई उस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, जैसे हम पहले सवाल कर चुके हैं एक कि पार्टिकल इन अ बॉक्स का छोटा सा, कि पार्टिकल को एक डब्बे में बंद कर दिया एटसेट्रा, है ना। तो अब ये फ्री पार्टिकल है, इस पे कौनो कंस्ट्रेंट नहीं है, घूमो तुम मजेदार। ठीक है, इज गिवन बाय दिस, तो वेव फंक्शन जो है हमारे पार्टिकल का वो ये है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमको निकालना है।
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमने निकाल दिया, क्या किया, बोन्स कंडीशन लगाई, सॉल्व किया, निकल के आ गया क्या था। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया n बराबर 1/π⁴ और √a, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जल्दी से उतार लो बस। हाँ जी, तो अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे, और वो है ग्रिफिथ्स बुक का 1.3 अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां दे रखा है फॉर अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है जिसमें जो हमारा रो x है, रो x बराबर ये, और रो क्या है, रो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, वेव फंक्शन नहीं दे रखा। ठीक है, अगेन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता था, याद है, मॉड साई का स्क्वायर, ये पूरा जो फंक्शन होगा ना, या मॉड साई एक्स का स्क्वायर, ये पूरा जो फंक्शन होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा हमारा। साई एक्स वेव फंक्शन होगा और मॉड साई का स्क्वायर जो होगा वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो अब उसने हमको डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, और वो कह रहा है कि इस फंक्शन के अंदर, पहला सवाल तो है डिटरमाइन ए, ये ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लो। दूसरा, ये एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों चीजें निकालो। और तीसरा है स्केच द ग्राफ ऑफ रो एक्स। ये 3 पार्ट है हमारे, तीनों के तीनों आप खुद कर सकते हो। तो अभी यही वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, कम से कम 5-10 मिनट का सवाल है, अच्छे से लगाओ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना। ओके, कर लिया ट्राई? चलो अब मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमको ये ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, अगर हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता है, अगर हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पता है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इस पूरे फंक्शन का रो एक्स का dx वो 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि भाई यहां पर वेव फंक्शन नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आता है बच्चे वेव फंक्शन समझ के उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर नंबर कट जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो चीज है मॉड साइन स्क्वायर पूरा पूरा दे रखा है हमको पहले से ही उसमें। ठीक, आई होप विजिबल तो है। हाँ ठीक है, चलो तो अब करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहां डाल देते हैं। ये रहा पूरा a e की पावर ये माइनस लैम्डा x माइनस a का होल स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और ये 1 के बराबर होना चाहिए। कर देते हैं। अब भाई ये तो यार भैया मुश्किल हो गया है, आपने जो फॉर्मूले बताया था उससे तो नहीं होगा, है ना? हो जाएगा। जो फॉर्मूले बताए हैं सफिशिएंट है, उसके अलावा कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मन करे तो कर सकते हो, बहुत सारे हैं ऐसे तो। फिर a को सबसे पहले तो मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस चीज का स्क्वायर खोल दो तो e पावर माइनस लैम्डा, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, याद आएगा, है ना? पक्का याद आएगा। और इसको माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, ये पूरा हटाया, डायरेक्टली लिखते हैं, क्या आएगा, माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax लैम्डा, है ना, क्योंकि यहां माइनस था तो प्लस हो गया, और माइनस लैम्डा a स्क्वायर, यही आएगा क्या। और इसका जो इंटीग्रेशन है वो चीज बराबर 1 होनी चाहिए। चलो जी ठीक है, a अगेन बाहर कांस्टेंट है। अब यहां देखो ये क्या है, e पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2a लैम्डा एक्स और माइनस लैम्डा a स्क्वायर। लैम्डा a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसको ऐसा कर लेता हूं ना, इस चीज को अलग लिख लेता हूं, इस चीज को अलग लिख लेता हूं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2a लैम्डा एक्स का dx, dx का गायब हो गया ये इसका, और ये जो चीज है e की पावर माइनस लैम्डा a स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गई, e पावर माइनस लैम्डा a स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बराबर होना चाहिए 1 फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, और अब ना ये मत करना भाई साहब, भैया जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाद में याद कर लेंगे, अभी तो पढ़ लेते हैं। नहीं,
साथ के साथ याद करते चलो, ठीक है। ट्रिक बनाओ खुद की, या जो मैं बता रहा हूँ वही बना लो और याद करते चलो, फिर एंड में बड़ा सारा प्रेशर हो जाता है और कहानी गड़बड़ हो जाती है। चलो, तो ई की पार माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये है ई की पार माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। इसका जो इंटीग्रेशन था हमने पढ़ा था क्या होगा, वो होगा dx। ये जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा सबसे पहले तो e पर माइनस ए एक्स स्क्वायर है ना, तो गॉसियन फंक्शन है, जो गॉसियन फंक्शन का होता है वही आ जाएगा, तो रूट पाई बाय ए आ जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल है bx का, उसका क्या होगा, e की पावर बी स्क्वायर बाय 4 है, ठीक है, बी स्क्वायर बाय 4 है। ये कुछ वैसा ही था जैसे हमारा उसका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, है ना, तो कुछ वैसे ही। याद हो गया, याद आ गया पक्का। चलो तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, a e की पावर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, ऐसे का ऐसे लिख दिया। माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले मैंने लिखा रूट अंडर पाई बाई वो चीज जो कि गॉसियन फंक्शन के साथ आ रही है, क्या आ रहा है, लैम्डा, तो रूट पाई बाय लैम्डा, ठीक है, इनटू e की पावर बी स्क्वायर बाय 4 है। बी स्क्वायर मतलब कि ये जो x के साथ है वो पूरा b है, तो b का स्क्वायर, तो 2a लैम्डा का स्क्वायर बाय 4a कौन है, ये जो कि x स्क्वायर के साथ है, ठीक है। जरा सा सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 2a लैम्डा का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, इसको हटाया 4a स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। यहां 4 है, यहां 4 है, 4 ने 4 से 4 को उड़ा डाला, गया गया। यहां लैम्डा है, यहां लैम्डा का स्क्वायर है, तो यहां एक लैम्डा से एक लैम्डा चला जाएगा, एक लैम्डा अभी भी बच जाएगा। तो देखते हैं क्या मिल रहा है अपने को। हमें मिल रहा है a रूट पाई बाय लैम्डा, तो ऐसा ही है, a रूट पाई बाय लैम्डा, ये तो ऐसे का ऐसे ही है। e की पावर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर है, e की पावर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर है ना। दूसरा e की पावर, यहां बच गया a का स्क्वायर और यहां बच गया केवल लैम्डा, तो मतलब कि e की पावर लैम्डा और साथ में a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये क्या है, e की पावर लैम्डा ए स्क्वायर और e की पावर माइनस लैम्डा ए स्क्वायर, दोनों के दोनों मर चुके हैं, ठीक है। और ये पूरा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर, तो ये पूरे की वैल्यू होनी चाहिए 1, ये पूरे की वैल्यू होनी चाहिए 1। तो हो गया बस सवाल हमारे पास, ये फाइनल कंडीशन आ गई है, a इंटू रूट पाई बाय लैम्डा बराबर 1, या फिर कह सकते हैं a जो कि हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो बराबर हो गया लैम्डा ऊपर पाई नीचे अंडर रूट में, तो लैम्डा बाय पाई। ये लो जी, हो गया जी, ओके जी। खुद किया था ना जी, अगर किया था तो बहुत बढ़िया, ठीक है, नहीं किया था तो अगली बार करना है, अगर नहीं किया था तो अब ये वाला खुद ट्राई करो, ठीक। एक तो हम ये हम कर सकते हैं कि ये जो हमको फंक्शन दे रखा था, ये जो x माइनस ए का होल स्क्वायर था, इसको पूरा खोल लिया। इसको खोलने के अलावा भी कर सकते हैं, मतलब ये ऐसे का ऐसा रहे, जरा सी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी, करके देखें, 1 मिनट लगेगा और वो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो अगर पेपर में आए तो आई वुड सजेस्ट हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लगा के करना, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। हमारा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो ये समझ में आ गया। हमने ये जो x माइनस ए का होल स्क्वायर था उसको खोल लिया, फॉर्मूला लगा दिया। जरूरत नहीं है हमेशा खोलने की, फॉर्मूला लगाने की, इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब हमको होल स्क्वायर नहीं खोलना पड़ेगा, हम होल स्क्वायर खोले बिना कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, जो ये लिखा हुआ है रो x बराबर हमारा a e की पावर माइनस लैम्डा x माइनस ए का स्क्वायर, तो आप क्या करो, यहां पर छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। क्या कि ये जो x माइनस ए है
x माइनस ए, इसको कुछ t मान लो, तो ये जो आपका रो x था वो असल में रो t में बदल गया, मतलब कि कोई दूसरा फंक्शन बदल गया, t में बदल गया। करना तो फाइनली इंटीग्रेशन ही है ना, तो लिमिट चेंज कर देंगे, बस इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या जा रहा है। तो रो t हो गया हमारा a e की पावर माइनस लैम्डा t स्क्वायर। अब यार e की पावर माइनस समथिंग t स्क्वायर ऐसा है, उसको इंटीग्रेट करना तो कोई मुश्किल है नहीं, तो कर देंगे। हमको सबसे पहले निकालना था a निकालना था, और a के लिए हमको पता है कंडीशन लगेगी कि रो x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट बराबर 1 होना चाहिए, या फिर इसी को मैं ऐसा कह सकता हूं रो t dt की इंटीग्रेशन बराबर 1 होनी चाहिए। अब देखो आपको लिमिट देखनी पड़ेगी, है ना। जब आपका x माइनस इंफिनिटी होगा, ये चीज माइनस इंफिनिटी रखो, x माइनस इंफिनिटी माइनस हो गया t, वो भी ऑलमोस्ट माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी में से कुछ माइनस कर लो वही तो रहेगा। और x जब इंफिनिटी हो गया तो इंफिनिटी माइनस a, वो भी इंफिनिटी है, तो यहां पर भी हमने इनफाइनाइट ही रख दिया। तो अब हमारा जो नया फंक्शन बदल गया, वो बदल गया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, रो टी डी टी बराबर 1, ठीक है। अच्छा एक बात है कि ये जो dt जो है वो dx की टर्म्स में हमें निकालना पड़ेगा, और इस केस के अंदर तो वो सेम ही आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx बराबर dt, क्योंकि a का तो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो dx बराबर dt हो गया, यहां बदल गया रो टी dt इक्वल्स टू 1। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको इंटीग्रेट करने में क्या है, रो टी है हमारा ये a e की पावर माइनस लैम्डा t स्क्वायर, ठीक है, dt इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 1। जो ये आ रहा है इसको इंटीग्रेट करना है, बहुत ही आसान है। देखो a कांस्टेंट है, तो a तो कांस्टेंट है, तो स्क्वायर कर दिया, e की पावर माइनस लैम्डा t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस लैम्डा t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू, ये 1 आना चाहिए। यहाँ दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो इसको अगर ध्यान से देखें, हमने ये तो पढ़ा है e की पावर कुछ माइनस लेट्स से लैम्डा x स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता था माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, वो होता था रूट अंडर पाई ओवर लैम्डा, है ना, जो x स्क्वायर के साथ था उसी की वैल्यू आ जाती थी, ठीक। तो ये हो जाएगा, अरे रुक जा, ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट अंडर पाई बाय लैम्डा, है ना, रूट अंडर पाई बाय लैम्डा। क्यों, बस यहाँ पर वेरिएबल आपका x की जगह t हो गया है, रहा तो सब वही है, तो आंसर थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। इसको जरा सा और सॉल्व कर लेते हैं। अरे a स्क्वायर कहां से हो गया, a था बेटा, a था तो a ही तो बाहर निकला, है ना, तो ये हो गया रूट अंडर बाय लैम्डा, तो a हमारा आ गया रूट अंडर लैम्डा ओवर पाई। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चीज ज्यादा आसान है, पूरा इसका होल स्क्वायर खोल के सारे फॉर्मूलेज लगाना, या फिर नॉर्मल जरा सी सब्स्टिट्यूशन कर लेना और सॉल्व कर देना, आंसर दोनों में ही सेम आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमको एवरेज ऑफ x निकालना है, और एवरेज ऑफ x का मतलब हम पहले समझ चुके हैं। एवरेज ऑफ x का मतलब होता है x इनटू जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है रो x dx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ये होता है एवरेज ऑफ x, है ना। यहाँ रो x के जगह पर जब हमको वेव फंक्शन दिया होता है, अभी हमको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे रखा है, जब हमें वेव फंक्शन दिया होगा हम इसको मॉड साइ का स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट भी करेंगे, है ना। चलो तो सबसे पहले यही हमको, अब तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये डायरेक्टली कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आसान किस में पड़ रहा है, इसके होल स्क्वायर को डायरेक्टली सॉल्व करने में, तो अब भी फिर से डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, और ये x माइनस a को मैंने अगेन t ही माना है, सच दैट मेरा जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है रो x नहीं रो t वो हो जाएगा a e पावर माइनस लैम्डा t का स्क्वायर, ठीक है, पक्का, और dx बराबर dt ही हो जाएगा, ठीक। तो अब हमको जो सॉल्व करना है अब की बार वो है एवरेज ऑफ x। एवरेज ऑफ x का मतलब x इनटू रो x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट।
अब पूरे के अंदर आप x को t के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या क्या मुश्किल है, x को लिख दो, यहाँ x माइनस ए टी था तो x बराबर हो गया t प्लस ए, तो यहां लिख दिया t प्लस ए। रो x जो है उसको अगेन t में लिख दिया तो वो हो गया ये a e की पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर, a e की पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर, और dx को लिख दो आप dt, इंटीग्रेट कर दो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, है ना, लिमिट अभी भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रही, हम पहले बात कर चुके हैं। तो जो एवरेज ऑफ x होगा, अब आप कहोगे भैया एवरेज ऑफ x जो आ रहा है वो t के टर्म्स में आ रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं, अभी हम जब उसको सॉल्व करेंगे तो t की टर्म्स में नहीं आएगा आंसर, सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी? मतलब हो सकता है लैम्डा और a की टर्म्स में आ जाए बट t की टर्म्स में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमको t के रेस्पेक्ट में तो अभी इंटीग्रेट करना ही है ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो और लिमिट लगाएंगे तो t वाली टर्म्स तो हट जाएंगी, है ना। तो एवरेज ऑफ x अगेन कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगा। चलो ये दो जगह है, दोनों जगह तोड़ लेते हैं। एक तो हो गया a, जो a है कैपिटल A कांस्टेंट है, एक तो इंटीग्रेशन हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जब ये t इस वाले से मल्टीप्लाई होगा तो t इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर dt, ठीक है, पक्का। अच्छा, प्लस दूसरा क्या होगा, जब ये स्मॉल a जो है अंदर से मल्टीप्लाई होगा और ये कैपिटल A तो कांस्टेंट है, वो तो अगेन बाहर, स्मॉल a भी कांस्टेंट है तो बाहर, इंटीग्रेशन बच गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, केवल और केवल ये इसका e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर dt, e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही सॉल्व करेंगे काम हो जाएगा। चलो देखो, सबसे पहले तो ध्यान से देखो पहली वाली चीज को, ये पहली वाली चीज जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसमें ये है गॉसियन फंक्शन, मतलब कि इवन फंक्शन, और ये स्मॉल t है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन हो गया ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट इंटीग्रेट किया, जीरो, बात कर चुके हैं इसकी हम, है ना, फॉर्मूला में। तो ये तो आएगा सीधा सीधा जीरो। इधर a तो ऐसे ही रहेगा, कैपिटल A इंटू स्मॉल a, तो इसको तो ऐसे लिख दिया कैपिटल A इंटू स्मॉल a। दूसरा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर dt। यार अभी इसको इंटीग्रेट किया, क्या आ रहा था, रूट अंडर पाई बाय लैम्डा, रूट अंडर पाई बाय लैम्डा ही तो आ रहा था, है ना, इसको जब सॉल्व किया था तो बस ये आ गया आपका आंसर। अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर जो हमारा आंसर आया उसमें कहीं भी t की टर्म है? नहीं है, t की टर्म कोई भी नहीं है, तो आंसर आ रहा है सिर्फ स्मॉल a लैम्डा कैपिटल A, जो कि तीनों के तीनों हमारे क्वेश्चन में ही दिए हुए थे, कैपिटल A भी है, स्मॉल a भी है और लैम्डा भी है ना, तीनों के तीनों क्वेश्चन में थे, उन्हीं में आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं है। अब करते हैं अगला। अगला जो है वो है हमको इसी में x का स्क्वायर का निकालना है ना, ये रहा एक पहला पार्ट था, x का एवरेज निकालना था, अब x स्क्वायर का एवरेज निकालना है। जब x स्क्वायर का एवरेज निकल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो आता ही है, हमको फॉर्मूला पता है, मिटा दिया जाए, कर लिया। चलो एक काम करते हैं, इसको पूरा करने के बजाय छोटे में करते हैं। यहाँ x की जगह होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ x की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। और x स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस करूंगा, x स्क्वायर को अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। चलो उसको करते हैं। अब ये सब तो मिट जाएगा, x स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो यहां पर अगर आप देखोगे तो x बराबर t प्लस a है, x बराबर t प्लस a है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा t प्लस a का होल स्क्वायर, t प्लस a का होल स्क्वायर। तो t प्लस a का होल स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2at, ठीक है, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2at। इसको यहां पर डाल देते हैं x स्क्वायर की जगह। अब ये जो पूरा फंक्शन था इसको हमने फिर से अगेन t में रिप्लेस करना है, तो लिखते हैं x स्क्वायर की जगह ये पूरी चीज क्या है, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2at, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं वरना रेंज से बाहर हो जाएगा, ठीक है। रो x जो है उसको हम रोटी में लिख देंगे, रोटी मतलब कि a e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर, ये रोटी लिख दिया, ठीक है। dx को हमने dt लिख दिया, और इसको इंटीग्रेट कर दिया अगेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्योंकि t की लिमिट फिर से वही रहेगी, है ना, करके देख लो।
चलो ये समझ में आ गया, तो इसको मिटा रहा हूं, थोड़ी जगह मिलेगी अपने को। चलो इसको मिटा दिया गया है। अगेन ये जो इंटीग्रेशन है तीन जगह पे है, इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, तीनों जगह डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ ए कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट बाहर निकल गया है ना। यहाँ एक बार टी स्क्वायर ई पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर होगा, टी स्क्वायर ई पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर dt। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, 2at ई पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर, जिसके अंदर 2a हमारा कांस्टेंट है, तो 2a कांस्टेंट है तो 2a को कांस्टेंट लिखा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 2a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन अगेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट t e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर, ये ठीक है। अच्छा, प्लस a स्क्वायर e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e पावर माइनस लैम्डा टी स्क्वायर dt। आई होप ये बात समझ में आ गई है और ये दिख भी रहा है ना, सब दिख रहा है, सब मस्त है। जल्दी से बताओ इन तीनों के अंदर कौन सी टर्म जीरो होने वाली है, रफ्तार में बताओ। 1 2 3, बी वाली टर्म जीरो होने वाली है, ठीक है। क्यों होने वाली है, बहुत बार बता चुके हैं हम। ये ऑड फंक्शन, ये इवन फंक्शन, दोनों का इंटीग्रेशन करोगे ऑड फंक्शन आएगा, जीरो हो जाता है माइनस a टू a में। चलो ये गया, केवल ये बच गया और ये बच गया। इसका इंटीग्रेशन हजारों बार कर चुके अब, है ना, इसका इंटीग्रेशन तो हजारों बार कर चुके, तो वो तो आएगा a स्क्वायर इंटू ई रूट अंडर पाई बाय लैम्डा, ठीक है। और a कांस्टेंट है, इसको यहां से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अब यहां बचा a इंटू, बस इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो हमको दिखने में तो लगता है यार बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लंबा है, बट इतना कोई लंबा नहीं पड़ता, छोटे में ही हो जाता है ना। अच्छा, बस इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट कैसे करें, अब हम यहां पर ये मिटा रहा हूं, तो हमारी जो आइडेंटिटी नंबर 2 थी, जब हम गॉसियन फंक्शन को अलजेब्रिक से मल्टीप्लाई करते थे तो वो होता था x की पावर n e पावर माइनस कुछ से अल्फा t स्क्वायर या अल्फा x स्क्वायर dx, है ना, ये चीज होती थी। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वो होता था गामा n प्लस 1/2 बाय अल्फा की पावर n प्लस 1/2। ये क्वेश्चन इसीलिए कराया गया क्योंकि आपको ये गामा वाली चीज को समझना चाहिए, है ना, कि कैसे सॉल्व करते हैं, ऑल्दो थोड़ा बताया है। चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर x की पावर n की जगह क्या आ गया, t का स्क्वायर आ गया, है ना। तो मतलब कि एक तरह से n बराबर हमारा 2 हो गया ना, है ना। यहाँ x हो, y हो, t हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो यहाँ पर हो गया t स्क्वायर, मतलब n इक्वल्स टू 2 हो गया। ये जो n था, ये जो पावर थी, ये 2 हो गई। जो अलजेब्रिक फंक्शन की पावर है उसी को ले रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन की पावर है 2, वही है हमारा n। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो हमारा जो अल्फा है, इधर जो अल्फा था वो इधर लैम्डा है, और इधर जो n था वो इधर 2 है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आएगा गामा ऑफ 2 प्लस 1/2, n है 2 तो 2 प्लस 1/2 अपॉन अल्फा की पावर n प्लस 1/2। अल्फा कौन है यहाँ, लैम्डा, तो लैम्डा की पावर 2 प्लस 1/2 मतलब कि 3/2। तो हमारा आंसर आ रहा है गामा 3/2 ओवर लैम्डा की पावर 3/2, ठीक है। गामा 3/2 कैसे निकालेंगे, अब गामा 3/2 का अगला कौन होता है, 1/2, तो 1/2 लिखो, फिर 1/2 का गामा ले लो। 1/2 का गामा होता है रूट पाई, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां हो गया ये पूरी वैल्यू, तो रूट पाई ओवर 2, ये पूरी वैल्यू को रखना है ना, तो गामा 3/2 की वैल्यू रूट पाई ओवर 2 यहां रख दी, अपॉन लैम्डा की पावर 3/2, ठीक है, अपॉन लैम्डा की पावर 3/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। पक्का सोच लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, मिटा दिया जाए क्या, लिख लिया। एक बार इस पूरे आंसर को मैं फिर से लिख रहा हूं थोड़ा सा साफ। चलो जी, तो a बाहर निकाल लो, a हमारा बाहर निकल गया। देखो यहां भी लैम्डा है, लैम्डा का अंडर रूट है, और यहाँ लैम्डा की पावर 3/2 है, तो लैम्डा का अंडर रूट बाहर निकाल लेते हैं, और रूट पाई भी बाहर निकाल लेते हैं। जो बाहर निकल रहा है निकाल लेते हैं। अंदर बच गया हमारे पास, अंदर बच गया केवल और केवल 1/2
लैम्डा प्लस ए स्क्वायर, यही बचा क्या? ध्यान से देखो, है ना, यही बचा। तो अगर ये हमारा आंसर है, ये अगर हमारा आंसर है, तो ये क्या है? ये किस चीज का आंसर निकाला हमने? एक्स स्क्वायर के एवरेज का। ठीक है, ये चीज है हमारी एक्स स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, और एक्स का एवरेज भी अपन निकाल चुके हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम निकाल सकते हैं। अब ये खुद निकालना बिल्कुल आसान है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर का एवरेज, मतलब कि ये माइनस एक्स के एवरेज का स्क्वायर। ये एक्स के एवरेज थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, और ये निकाला था। खुद करना, और चेक तो कहां से करोगे? चलो कोई नहीं, बस खुद कर लेना, क्या चेक भी क्या करना है, आसानी पर। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो थर्ड पार्ट देखो, स्केच द ग्राफ ऑफ रो एक्स। स्केच द ग्राफ ऑफ रो एक्स। एक तो मैं रो एक्स का ग्राफ अभी आपको बताने वाला हूं, और भी जैसे थोड़ा गॉसियन फंक्शन में जो चेंजेस आके ग्राफ बनते हैं वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब हमको रो एक्स का ग्राफ बनाना है। चलो देखो, गॉसियन फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने उसकी एक तो वो समझी थी, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी। और उस जनरल फॉर्म में अगर आपको याद हो, तो ये जो चीज होती थी ना, ये असल में मीन होती थी। क्या होती थी? मीन। ठीक है, ये चीज होती थी मीन हमारी। और ये तो सिंपल कोई भी एम्पलीट्यूड है या कोई भी स्केलिंग फैक्टर है, मतलब बस स्केलिंग फैक्टर मतलब क्या होगा? जो इसका नेचर होगा ना, जो इस ग्राफ का नेचर होगा, उसी को थोड़ा बहुत चेंज ये कर देगा, मतलब कि उसको स्केल कर देगा, उसको किसी वैल्यू से बढ़ा देगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। चलो, तो रो एक्स अगर हमारा लेट से अगर सिर्फ ये होता e पर माइनस लैम्डा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब होता? x इक्वल्स टू ए के ऊपर, x इक्वल्स टू ए के ऊपर हमारा क्या हो रहा है? x इक्वल्स टू ए के ऊपर हमारा वो मेन वाला हो। एक सेकंड, ये अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा है ना, x इक्वल्स टू ए के ऊपर ये पीक बन रही है, तो x जीरो यहां है, तो मान लो a यहां है, ऐसा ऐसा, तो x इक्वल्स टू a के ऊपर ये ऐसी पीक बन रही है। ठीक है, ठीक है, x इक्वल्स टू a के ऊपर यूं पीक बन रही है, ये लो, पक्का। और एट x इक्वल्स टू a, जब आप x इक्वल्स टू a डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? e पर माइनस लैम्डा इंटू a माइनस a, मतलब कि e पर माइनस जीरो, e पर जीरो मतलब कि 1, तो ये वैल्यू 1 हो जाती अगर ये फंक्शन होता। लेकिन फंक्शन में अब हमने a और मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वैल्यू 1 होनी थी वही वैल्यू अब क्या हो गई? a वैल्यू हो गई, वही वैल्यू क्या हो गई? a हो गई। तो हमारा जो रो x का कर्व है वो कुछ ऐसा आ गया। ओके, पक्का, क्लियर। अच्छा, एक चीज जो मैं बताना भूल गया, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले x का एवरेज निकाला, वो आ रहा था कैपिटल A स्मॉल a इंटू रूट पाई बाय लैम्डा। और शुरुआत में हमने ये a भी निकाला था, है ना, जो a निकाला था वो था रूट अंडर लैम्डा ओवर पाई। तो अगर इन दोनों मतलब कैपिटल A की वैल्यू आप इसमें पुट कर दोगे, तो भी देखो यही आ रहा है। क्या आ रहा है कि एवरेज ऑफ x बराबर कैपिटल A की वैल्यू यहां डाली, तो हो गया रूट अंडर लैम्डा बाय पाई, रूट लैम्डा बाय पाई इंटू a इंटू रूट पाई बाय लैम्डा, रूट पाई बाय लैम्डा। पाई ने पाई को हमारा, लैम्डा ने लैम्डा को हमारा, तो एवरेज ऑफ x बराबर आपका a आ गया, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा, देख के भी पता लग रहा था कि जो हमारा एवरेज ऑफ x है या मीन ऑफ x है वो यहाँ पर a ही होना चाहिए, है ना, हमारा एवरेज ऑफ x a ही होना चाहिए। तो ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कहानी क्लियर, एकदम क्लियर। तो जो हमारा क्या नाम है एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, उसमें भी कैपिटल A की वैल्यू आप पुट करना और वैल्यू निकालना, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना। ओके, ग्रेट। चलो, ये समझ में आ गया। तो एक काम करते हैं छोटा सा, कि ऑल्दो हमने इसका तो कर्व बना लिया रो एक्स का, लेकिन हम x इंटू रो एक्स का और x स्क्वायर इंटू रो एक्स का भी कर्व बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? थोड़ा सा हमको कर्व बनाने का आइडिया हो जाएगा। ठीक,
चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो कैसे आप एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाओगे वो समझो। रो एक्स तो हमने बना लिया। अगर मैं x इंटू रो एक्स कहूं, x इंटू रो एक्स कहूं, तो इसका क्या मतलब है, इस फंक्शन के साथ आपने x और मल्टीप्लाई कर दिया तो a x e पावर माइनस लैम्डा x माइनस a का स्क्वायर, ये है पक्का। इसको ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशियल के साथ अलजेब्रिक मल्टीप्लाइड है ना। तो आपको एक रूल याद रखना है, रूल नहीं मतलब एक कॉमन ऑब्जर्वेशन याद रखनी है भाई साहब। जो हमारा x है ना, x जो है या एल्जेब्रिक जो है, एल्जेब्रिक है बच्चा, क्या है बच्चा, ठीक है बच्चा। और एक्सपोनेंशियल जो है या गॉसियन हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो, मतलब e की पावर में जो भी होगा एक्सपोनेंशियल वो है पापा जी, ठीक है। तो ये जो बच्चा है इसकी छोटी मोटी बात तो मानी जाती है, बच्चे की छोटी मोटी बात तो मानी जाती है, लेकिन बाद में अगर तुम बड़े लेवल पे देखो तो बात हमेशा पापा की ही मानी जाती है। लाइक तुम्हारे घर पे भी होता होगा है ना, कि तुम्हारी छोटी मोटी मुरादें तो पूरी हो जाती होंगी, लेकिन फिर जब लाइफ के बड़े डिसीजन लेने का बारी आती है, कोई बंदी पसंद आ गई, कुछ हो गया, तो वो डिसीजन फाइनली पापा जी के पास जाता ही जाता है ना। छोटी मोटी बातें जो हैं वो हमारी खुद की चॉइस है, बाकी सब पिताजी की हैं। चलो तो करते हैं, इसका क्या मतलब बना हमारा ग्राफ बनाने से। देखो शुरुआत में छोटे लेवल तक बात मानी जाएगी बच्चे की, मतलब कि अलजेब्रिक फंक्शन की। तो अलजेब्रिक फंक्शन x है ना, x का ग्राफ कैसा होता है, y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा सा होता है ना। तो एग्जैक्टली ऐसा ही सीधा नहीं जाएगा, लेकिन इसकी बात मानी जाएगी, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा नेचर रहेगा, y इक्वल्स टू x टाइप का नेचर रहेगा। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब भी तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर जाओगे, आपको ये तो पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कैसा होता है कि शुरुआत में तो कुछ खास नहीं करता काम, है ना, लेकिन जब आप आगे जाते हो मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी होती है, शुरुआत में कुछ नहीं हो रही, फिर थोड़े टाइम बाद इतनी ज्यादा एकदम तगड़ी वाली ग्रोथ होने लग जाती है। तो सिमिलरली एक्सपोनेंशियल का गॉसियन फंक्शन जो है उसमें भी शुरुआत में तो उसकी बात नहीं मानी जा रही, लेकिन बाद में उसी की बात मानी जाएगी। गॉसियन फंक्शन इनफाइनाइट पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो शुरुआत में इसी की बात मानी जाएगी, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इधर को देखोगे, अगर लेफ्ट में शुरुआत में तो इसकी बात नहीं मानी जा रही थी गॉसियन की, गॉसियन तो कह रहा था ऐसा जाओ, लेकिन बाद में गॉसियन की ही मानी गई और ऐसा कर्व बन गया, ऐसा, ठीक है। और यही बात मैंने शायद यही वाला एग्जांपल उसमें भी दिया था जब हमारा वो चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। तो अच्छा, इसमें भी आप देख सकते हो, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे, इस चीज का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे हैं, तो एरिया क्या आ रहा है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो एरिया जीरो आ जा रहा है ना, ऑड फंक्शन है, एरिया जीरो आ जा रहा है, तो इंटीग्रेशन इसलिए इसका जीरो होगा क्योंकि हमने किया नहीं है। अच्छा, अगर इसके बजाय ये आपने लिख लिया, तो इसी में जरा सा डिफरेंस कर रहा हूं, इसके बजाय मान लो x स्क्वायर होता, यहां x स्क्वायर होता, यहां भी x स्क्वायर हो जाता, तो शुरुआत में x स्क्वायर की बात मानी जाएगी। x स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, y इक्वल्स टू x स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, पैराबोला, है ना, अपवर्ड पैराबोला, ऐसा ये, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। तो ये जो कर्व है शुरुआत में ऐसा कर्व बनेगा, इसको बना लिया है ना, तो मिटा रहा हूं मैं। शुरुआत में कर्व बनेगा ऐसा, कुछ ऐसा, लेकिन बाद में पापा जी की बात मानी जाएगी। पापा जी कह रहे बेटा जीरो हो जाओ, तो जीरो होना पड़ेगा, ये लो जी, ठीक है। तो ऐसा हमारा x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, x स्क्वायर इंटू गॉसियन का ग्राफ बन जाएगा। आई होप यहां तक कहानी क्लियर है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है वेव पैकेट पे।
ठीक है। और वेव पैकेट्स क्या होते हैं, यहीं से अगर आप ये समझोगे तभी हमको आगे की क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आने लगेगी। तो ये सब तो बच्चा था, अब आएगा बापूजी, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे वेव पैकेट के बारे में और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद अभी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी करी है, मतलब कि उसको क्वांटम मैकेनिक्स में ढंग से निकालना नहीं सीखा, ऑल्दो एक आध एग्जाम्पल किए, बट एक्सपेक्टेशन वैल्यू अभी हमने ढंग से नहीं करी। हम वो एक्सपेक्टेशन वैल्यूज करेंगे और ऑपरेटर्स, पहले ऑपरेटर्स फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।